कनेक्ट नहीं हो रहा था तो क्या कर सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व एग्जाम्पल जो हमने किया था और तीन पॉइंट लिख चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं हो तो बोलो हो गया सर। नर्स्ट इक्वेशन कोई बेटा थोड़ा सा आगे खींचेंगे क्योंकि एक्चुअली ये सवाल बोर्ड में भी आते हैं। तो पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, हेडिंग डालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में कहानी ये सुन लें कि भैया आप इतनी बात तो जानते हैं कि सर कभी भी इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में डिप करो तो इक्विलिब्रियम यानी कि थोड़ा सा घुलना या थोड़े से चिपकने के चक्कर में ही पोटेंशियल डेवलप होता है विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। अब सेल काम कब तक करेगा? काम तब तक करेगा जब तक पूरा का पूरा अगर एनोड की मैं बात करूं तो एनोड में आपको पता है एनोड में क्या होता है बच्चों, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड उसी के सोल्यूशन में घोला है, मान लो ये एनोड है, तो अल्टीमेटली पूरा रिएक्शन क्या होगा कि जिंक सॉलिड एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, Zn+2 एक्वस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हेलो बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो बेटा आपको नहीं लगता क्या कभी भी कोई रिएक्शन पूरा होता है कि इक्विलिब्रियम तक बस जाता है? कभी भी कोई भी रिएक्शन बेटा पूरा नहीं होता, अपने इक्विलिब्रियम तक रीच करता है। हेलो हेलो जी सर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? बोलना पड़ेगा। नहीं सर। कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे, शायद दोबारा कनेक्ट हुए हैं। डाउट हो तो बोलो। एक बार फिर से मैं अपनी इस बात को कह दे रहा हूं, बेटा कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके सोल्यूशन में डिप करोगे पोटेंशियल डेवलप होगा, दो अलग अलग पोटेंशियल को कनेक्ट करोगे, करंट बहेगा। लेकिन करंट पता है कब तक बहेगा? जब तक जो भी वो रिएक्शन होने वाली है, भले एनोड की हो भले कैथोड की हो। बेटा कभी भी कोई केमिकल प्रोसेस पूरा नहीं होता, कहां तक जाता है? इक्विलिब्रियम तक जाता है और फिर रुक जाता है। तो मतलब सेल काम कब तक करेगी? जब तक रिएक्शन पूरा अपने इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले। हेलो हेलो यस सर। ठीक है, तो अब अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है मतलब के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात शुरू हो गई। तो यहीं पे कहानी लिखेंगे। सबसे पहले रोमन नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे। फॉर, ऐसे ज़्यादा फालतू इंग्लिश है, लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल के रूप में फॉर जिंक कॉपर कपल, फॉर जिंक कॉपर कपल कॉमा the concentration of Zn+2 keeps on increasing while concentration of Cu+2 keeps on decreasing। ये तो पता है आपको। हेलो यस सर। यस सर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक आयंस एट द सेम टाइम। वोल्टमीटर गिव्स जीरो रीडिंग। फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। बस यही मैं आपको हिंदी में समझा रहा था। इंग्लिश मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि जानकारी आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि शुरू में जब सेल पोटेंशियल देगा मतलब करंट बहेगा, मतलब वोल्ट मीटर पोटेंशियल रीड करेगा, तब हो क्या रहा होगा? जिंक घुल रहा होगा, कॉपर चिपक रहा होगा। भी हो रहा है ना, केमिकल चेंज होना स्टार्ट हुआ है। सेल काम कब तक करता रहेगा? जब तक जिंक पूरा ना घुल जाए। ऐसा बोला जाता है, एक्चुअली कोई भी केमिकल चेंज कंप्लीट नहीं होता बेटा, इक्विलिब्रियम पे जाके रुक जाता है। हाँ, तो मतलब होना तो कंप्लीट ही हो गया लेकिन कोई रिएक्शन 100% फॉरवर्ड नहीं जाता, इक्विलिब्रियम में जाके रुक जाता है। तो मैंने उसको इंग्लिश से कहा कि भाई शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ जिंक बढ़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सोल्यूशन में घटेगा क्योंकि कॉपर तो चिपक रहा है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कोई कंसंट्रेशन Zn+2 और कॉपर+2 आयंस का चेंज नहीं होगा। जितना था कॉपर घट रहा था और जिंक बढ़ रहा था। जो भी घट बढ़ रहे थे अब वो घट बढ़ने के बाद फिक्स हो जाएंगे। और जब ये फिक्स हो गए हम
उसी समय देखेंगे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी, मतलब सेल ने काम करना, बैटरी ने करंट देना बंद कर दिया। हेलो, बंद कर दिया। यस सर। और ये कब होगा, वही मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये इंडिकेट करता है कि इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेस का आ चुका है। हेलो, यस सर। हटा दूं? सर एक मिनट। रुक गया बेटा। यस सर। हटा दूं बच्चों? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। चलो बच्चों, यहां से हमने कहानी लिख लिया पॉइंट नंबर 1 में। अब लिखेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक 2। अब लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 2। दूसरे पॉइंट में हेडिंग डाल दो बच्चों, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग डाल दो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जाए तो उसे के सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रैकेट में लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, अंडरलाइन कर दो। ये पॉइंट क्रमांक 2 है। अच्छा, पॉइंट क्रमांक 2 थोड़ी रोमन नंबर 2 होगा ना। हेलो, यस सर। हाँ, बड़े 4 में रोमन नंबर 2। चलो, अब बच्चों दोबारा नर्स्ट इक्वेशन से ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन फॉर किस कपल के लिए, अभी भी हमें जनरल डिराइव कर रहा हूं। जिंक कॉपर। या जिंक कॉपर कपल के लिए मत करो, बस अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन बस लिखो। मैं अपन जनरल बात करते हैं, आवश्यकता नहीं हो करने की। एग्जाम्पल करा दूंगा फिर। देखो, एकदम जनरल बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर नर्स्ट इक्वेशन से क्या जानते हो बच्चों आप लोग? ई सेल इज इक्वल टू, भाई कोई भी सेल हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ई सेल किसके बराबर होता है बोलो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सेल। ई, हाँ फॉर्मूला पूछ रहा हूं। ई सेल किसके बराबर होता है? ई नॉट सेल माइनस, 0.05। नहीं अभी जनरल कर रहे हैं ना बेटा, आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ क्यू। क्यू व्हाट इज क्यू? रिएक्शन क्वेश्चन। वेरी गुड। एट इक्विलिब्रियम, अब आप बताओ मुझे, इतनी इंग्लिश लिखने के बाद क्या आप मुझे बता सकते हो एट इक्विलिब्रियम क्या दो वैल्यूज पे चेंज आएगा? सर एट इक्विलिब्रियम सेल काम करना बंद कर देगा। स्टैंडर्ड स्थिति में तो जो वैल्यू थी वी थी, अभी प्रैक्टिकली तो सेल का पोटेंशियल ई सेल बताएगा ना। स्टैंडर्ड स्थिति में तुम घर जाके देखो, भाई होता है ना भाई, आप बाइक चलाते हो तो बोलते हैं, बाइक वाला जब बेचते हैं तो बोलते हैं इतना एवरेज, और ब्रैकेट में लिखा रहता है, स्टार बना रहता है और नीचे लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशन। हेलो हेलो, यस। अरे तो स्टैंडर्ड स्थिति में जो रहा हो, फिलहाल ई सेल, फिलहाल पोटेंशियल कितना है वो तो ई सेल बता रहा है। तो इक्विलिब्रियम में सेल काम करना बंद कर देगा, और क्या होगा? Q बराबर हो जाएगा K के। हेलो, हाँ सर। सर। छापो, हाँ बोलो। हटा दूं? यस सर। चलो, इसको इक्वेशन 1 बना दो और नेक्स्ट लाइन से लिखो सब लोग बाय इक्वेशन 1। नेक्स्ट लाइन से लिखो बाय इक्वेशन 1। हाँ भैया, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? अरे आसान है सर। ई नॉट सेल बराबर हाँ RT हाँ by हाँ हाँ, स्टेप बाय स्टेप। ई सेल हो जाएगा 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ के। स्टेप बाय स्टेप करो।
और करके अब लिख देंगे जो बच्ची कह रही है कि ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ के। एक ये जनरल इक्वेशन हो गया, डब्बा बना दो। और नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फिर से फॉर कैलकुलेशन, एक डब्बा और बना लेते हैं। कई बार आपको ये जनरल भी इस्तेमाल आ जाएगा और बोर्ड्स में तो केवल वो कैलकुलेशन वाला ही आएगा। चलो आगे बढ़ूं। Yes. तो और करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब आर टी अपॉन एन एफ को 2.303 से इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ के। हेलो, और कभी टेम्परेचर उसने 298 केल्विन नहीं रखा तो हो गया, पुट करके देख लेना, बाकी तो पता ही है आपको। हेलो, Yes, sir. चलो पॉइंट क्रमांक बड़ा, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। शुरू करूं? Yes, sir. चलो बेटा, इसमें लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले थोड़ी सी इंग्लिश जान ले, जानकारी हासिल कर लें। तो लिखेंगे पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1, लिखेंगे पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1। अब मेरी बात सुन लो बेटा, बेटा कभी भी कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली ही रिएक्शन होता है, मतलब एनोड ऑक्सीडाइज करेगा, उसके आगे कैथोड रिड्यूस करना चाहेगा, दोनों की औकात के कंपैरिजन में एक रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज करेगा, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो तो स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, केमिकल चेंज होगा और बिजली बनेगी। ऐसा ही है ना? हेलो हेलो, हाँ सर। अच्छा। और जो भी सेल यूजफुल वर्क करेगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने कभी 11th में पढ़ी हो, नहीं तो मैं अभी बता दे रहा हूं, बस इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको कि कभी भी सेल जो यूजफुल वर्क करेगा ना मास्टर, यूजफुल वर्क मतलब अरे मतलब जितना उसने करंट दिया और आपने यूज किया। तो सर अनयूजफुल वर्क क्या होता है? अरे जैसे सॉल्ट ब्रिज में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में कुछ गर्मी अर्मी हो गई तो उसने करंट तो उतना नहीं दिया। तो जितना यूजफुल वर्क होगा ना सेल का, यूजफुल वर्क, थर्मोडायनेमिक्स उस यूजफुल वर्क को यूजफुल वर्क ना कह के गिब्स एनर्जी कहती है। क्या कहती है? क्या कहती है? Gibbs energy. गिब्स एनर्जी, है ना? और एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी है गिब्स एनर्जी के बारे में, जो कि मैं लिखवा भी दूंगा, बस थर्मोडायनेमिकली आपको इतना ही पता होना चाहिए बस। अब सर वो गिब्स एनर्जी रिलेट कैसे होगी? तो बेटा एनर्जी जो होती है एक्चुअली, यहां पे जो गिब्स एनर्जी है वो क्या होता है? यूजफुल वर्क, वर्क ही ना है गिब्स एनर्जी। हेलो हेलो। Yes, sir. और पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन चार्ज, ये तो जानते ही होगे आप। हेलो हेलो। तो अगर वर्क को मैं कह रहा हूं, अगर वर्क को मैं कह रहा हूं गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। हेलो हेलो। Yes, sir. आसान है ना? ये कोई फॉर्मूले तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं है। हेलो, Yes, sir. अब बोर्ड के हिसाब से तो मेंस के हिसाब से आपको अगर फार्मूला भी याद हो तो टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक कॉमन सेंस दे दिया कि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स ना पता हो तो कई लोगों को लगता है अरे हमें थर्मो नहीं आती इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैंने कॉमन सेंस दे दिया। हालांकि ये सब पंचायत हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा रोमन नंबर 1 में लिखेंगे इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई एंड एनएफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड एंड डेल्टा जी आर इज गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, देन। मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश लिखते रहिए, मेरी बात सुनते भी रहिए, कि गिब्स एनर्जी जो होती है वो यूजफुल वर्क होता है, मतलब मोटा मोटा वर्क होता है। अच्छा, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स कभी भी किसी भी ऑब्जर्वेशन को चेंज के रूप में करता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना ना बड़ा कठिन होता है। भाई आपने कितना यूजफुल वर्क किया, अब भी कैसे निकालूंगा मैं? बड़ी मुश्किल है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, न रे तय 8 बजे दिखा का काम किए और 1 घंटे बाद आगे फिर आपका काम देख लूंगा। ऐसे किसी दूसरी आदमी को कहूंगा नहीं तय 8 बजे काम करो 1 घंटे, कितना आसान होगा ना, दोनों के काम को कंपेयर कर लो। हेलो हेलो। Yes, sir.
तो थर्मोडायनेमिकली हर चीज़ हमेशा चेंज के रूप में देखी जाती है। तो भले गिब्स एनर्जी कह रहा हूं मैं, लेकिन गिब्स एनर्जी एक्चुअली चेंज के रूप में देखी गई होगी, इसलिए इसका सिंबल होता है डेल्टा यानी कि चेंज, जी यानी कि गिब्स एनर्जी, और ये जो सबस्क्रिप्ट में स्मॉल आर लगा है इसका मतलब गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो भी केमिकल चेंज हो रहा होगा उसका। तो ये हो गया वर्क। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, जो कि सेल का पोटेंशियल अगर ई सेल है, और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 1 मोल का चार्ज होता है एफ, और कितने मोल्स फ्लो कर रहे हैं मालूम नहीं, रिएक्शन में कितने करते हैं तो एन बोलते हैं, तो चार्ज हो गया एन एफ। हेलो Yes, sir. हेलो। लेकिन Yes, sir. एक थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, चेंज क्या होता है बच्चों, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। Yes, sir. तो भाई फाइनली सेल क्या करेगी भाई, इक्विलिब्रियम आने के बाद फाइनल वर्क तो जीरो हो जाएगा। हेलो, हाँ, sir. माइनस इनिशियली ना कुछ वर्क होगा, चार्ज जितना फ्लो किया इनटू पोटेंशियल। तो ये जो माइनस है ना, ये हालांकि आपको इतनी जानकारी ना हो तो आप तो सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन फिर मैंने समझा दिया माइनस कहाँ से आया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर की इंग्लिश लिख लिया ना, Yes, yes. बस सीधा रिएक्शन लिखो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। हेलो, Yes, sir. आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. चलो नेक्स्ट बच्चों, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे। अच्छा नहीं, रोमन नंबर 2 नहीं, और करके उसी में लिख दो बेटा, और करके उसी में लिख दो, और डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्टैंडर्ड स्थिति में जो आएगा वो डेल्टा जी नॉट होगा, नॉर्मली जो आएगा वो डेल्टा जी होगा। हेलो, Yes, sir. चलो ये हो गया आपका रोमन नंबर 1। अब रोमन नंबर 2 लिखें। अच्छा, इंग्लिश में आपको ये नहीं पता है तो इंग्लिश में ये जरूर लिख लो, वेयर डेल्टा जी आर क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द है, पूरा नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ, नीचे से इंग्लिश जरूर लिख लेना क्योंकि आपने इसके लिए इंग्लिश नहीं लिख लें। व्हाट इज डेल्टा जी आर, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। हेलो हेलो, Yes, sir. हटा दूं, हटा दूं, अरे हाँ बोलो यार, रोको। Yes, sir. चलो ठीक है, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, इसी में है, इसी में है, बड़े 5 में, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप पूरी इंग्लिश लिखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। हटा दूं, Yes, sir. चलो। तो यहां की कहानी ऐसा है बेटा कि नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, अब एक थर्मोडायनेमिक्स बेटा बहुत ही स्टैटिस्टिकली बनी हुई साइंस है। स्टैटिस्टिकली मतलब वही वाली बात कि भाई 300 केस आ गए हैं तो फरवरी तक कोरोना इतना हो जाएगा, वही स्टैटिस्टिकल वाली बात है, मैथमेटिकली डिराइव्ड नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला आता है, वो तो याद ही होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स है वो तो, है ना, उसका कोई डेरिवेशन तो नहीं, तो आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए बेटा। थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। शायद आप यहाँ सब कुछ अब जानते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आप इतना लिखो और नीचे इंग्लिश लिखो सबकी। डेल्टा जी के नीचे इंग्लिश क्या लिखोगे, पूरी इंग्लिश बताना। Gives free energy of the reaction. गिब्स
energy, gives free energy या gives energy of reaction. हेलो हेलो, Yes, sir. डेल्टा जी नॉट के लिए नीचे इंग्लिश क्या लिखोगे? Standard gives free energy of the reaction. स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन. फ्री मत बोल लगाओ, अभी एनसीईआरटी ने फ्री नहीं लगाया तो आप भी मत लगाओ. स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन. आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया केल्विन टेम्परेचर और क्यू हो गया रिएक्शन कोशेंट. मतलब रिएक्ट अभी सेल शुरू किया है, सेल शुरू किया अभी एकदम जस्ट टाइम टी इक्वल टू 0 की बात है. हटा दूं? Yes, sir. चलो, कोई रोक नहीं रहा. बहुत जल्दी लिख रहे हो यार तुम लोग. एक ही प्रकार के पेन से लिखते हो क्या? दो दो पेन से लिखा करो यार, साफ सुथरा. अच्छा, अब फिर से मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? कॉमन सेंस से सोच सकते हो. एक बात तो मैं बता देता हूं, Q बराबर हो जाएगा K के. एंड डेल्टा जी 0 हो जाएगा. डेल्टा G 0 होगा कि डेल्टा G नॉट 0 होगा? डेल्टा जी. क्यों? अरे स्टैंडर्ड स्थिति मास्टर जो हो हम ही का मालूम. हाँ, अभी एकदम अभी इक्विलिब्रियम आ गई तो जो भी रिएक्शन होगा, आज का रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वर्क क्या होगा? डेल्टा जी. वो सेल का अरे पोटेंशियल नहीं दे रहा तो काम का करेगा यार, तो 0. हेलो, इक्विलिब्रियम में तो नहीं काम करेगा ना, घुल गया. हेलो, Yes, sir. ठीक है. Sir. तो अब आपको शायद दिख भी रहा होगा, ये चीज को 0 कर दोगे. नेक्स्ट आराम से लिखना, 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के. A. और करके नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे. अब आप फॉर्मूले पे आ जाए गए हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. और यहाँ पे वो 0 पॉइंट वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे 0.059 का, क्योंकि यहाँ पे फैराडे नंबर नहीं है ना. तो यहाँ पे आर पुट करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा, लॉग की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ, एल एन को लॉग में बदलोगे तो 2.303 ज़रूर आ जाएगा. हेलो, अच्छा वो भी आधे बौर आ जाएंगे तो मैं लिखा देता हूँ. और करके एक टॉप फॉर्मूला लिख दो भैया. और करके एक टॉप फॉर्मूला लिख दो. लिखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के. हाँ बच्चों बोलो, कोई डाउट पूछ रहा था? हाँ बेटा बोलो. हो गया, आगे बढ़ जाऊं? बड़े 5 में लिख देगा रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. शुरू करूं? शुरू करूं? Yes, sir. चलो नेक्स्ट. इसमें लिखेंगे बेटा सीधे वी नो दैट, क्योंकि आप ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. व्हाट डू यू नो? व्हाट डू यू नो? लिखेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इक्वेशन 1. और ऑल्सो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, इक्वेशन 2. ये दो बात जानते हो कि नहीं जानते हो? Yes, sir. अरे सर ये तो डिराइव कर ही चुके हैं यार. अरे तो हो गया, एक और बात हो गया. तो दोनों के एलएचएस बराबर है, तो और करके क्या कहोगे? माइनस एन एफ ई नॉट सेल बराबर माइनस आर टी एल एन ऑफ के. हेलो, अरे माना आप ई नॉट सेल और के का रिलेशन निकाल चुके हो, फिर से आ गया ना, तो मतलब ये सब चीजें जो पढ़ी हैं सही थी. हेलो,
तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस। पीछे वाले केस में कैसे लिखा था आपने? अच्छा ऐसे लिखा था ना, ई नॉट सेल बराबर आर टी अपॉन एन एफ इंटू। हाँ तो ठीक है, फिर से आ गया। अरे तो पता था सर, अरे हो गया ना, जो दो ताजे ताजे इक्वेशन उससे फिर रिलेशनशिप लिख लिया तो क्या जाता। हेलो, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टैटिस्टिकल लॉ था वो हर बनी बैटरी के द्वारा दिए जाने वाले करंट के लिए भी वैलिड है। हेलो, तो उस स्टैटिस्टिकल नियम का तो सम्मान हुआ। हेलो, हेलो देखेंगे बेटा, रोमन नंबर 4 आखिरी है, रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में लिखेंगे बच्चों, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव, पैरामीटर मत लिखना, मुझे बहुत फाड़ू इंग्लिश लगती, प्रॉपर्टी लिख देना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट डेल्टा जी आर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। बस अभी क्या लिखा थी मास्टर, समझे में नहीं आया बेटा? एक थर्मोडायनेमिकली, भाई 11वीं रिवाइज करा रहा हूं आपको। थर्मोडायनेमिकली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की अगर देखो तो दो हिसाब से विभाजित किया जाता है। या तो उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव, या तो उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अर्थ होता है बच्चों, पहले बताओ ये इंग्लिश लिख ली इतनी सबने? हेलो, एक मिनट सर। हाँ रुक गया भैया। बेटा मैं एक बात लेकिन आप लोग को फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा बहुत अच्छे से रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे, मतलब कोई मैं ऐसी तैसी चीज़ नहीं चीज पढ़ा रहा, मैं एनसीईआरटी ही ढंग से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा, सीबीएसई के सवाल जवाब देखोगे आर्काइव्स में, जैसे चैप्टर करेंगे करेंगे ही, तो बेटा शायद क्लास नोट्स का 30% भी आपको इस्तेमाल नहीं आएगा। हेलो, हेलो, यस सर। तो मैं अभी आपको एक गाइडलाइन कह देता हूं कि वाकई में अगर ये सच्चाई है कि भाई ऐसे आप नहीं पढ़ के एकदम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक सस्ता तरीका है पढ़ाने का, वो 30%, केवल मेरे क्लास नोट्स के 30% में आपके पूरे बोर्ड के सवाल हो जाएंगे। लेकिन फिर वही है बेटा, मतलब अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, वो 30% बहुत भारी लगेगा लेकिन फिर आपको, और शायद ये करके वो 30% हलवा लगने लगेगा, है ना? तो खैर मान लो उसका मैं वो तो कर ही रहा हूँ, क्या क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप नहीं, अरे वो, अरे इस चीज़ का मुझे नुकसान हो रहा है ना, तो मैं इसका प्रायश्चित तो कर ही रहा हूँ इस फ्रेम से कराने का। लेकिन खैर लॉन्ग टर्म में कहानी ठीक है, साल 2 साल की बात है। चलिए खैर, इतनी बात समझ में आती सबको? हेलो, यस सर। चलो नेक्स्ट। अब ये सर, ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? अब कायदे से ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जेई में सवाल फंसता है। और देखो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, देखो मान लो बेटा एक डब्बे में मैंने 1 लीटर पानी डाला और इसमें रसना डाल दिया। क्या डाला? रसना पियो सब लोग। हाँ रसना डाल दिया। अब बेटा हर वो प्रॉपर्टी जो इस डब्बे को आधी करके आधी हो जाए ना, मान लेना उस प्रॉपर्टी को अमाउंट के आधे करने से फर्क पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है, अगर वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है तो वो कहलाएगी एक्सटेंसिव, और अगर वो अमाउंट से घटाने से बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब अमाउंट से वो इंडिपेंडेंट है,
ये शब्द मैं जान के क्योंकि रट जाता है। अगर वो अमाउंट पे से क्या है इंडिपेंडेंट, तो क्या कहलाएगी इंटेंसिव। हेलो, Independent. Yes, sir. एक्चुअली भूलता था मैं भी। तो इंटेंसिव मैंने याद किया जो इंडिपेंडेंट है, किससे, अमाउंट से। अब जैसे जैसे 1 लीटर का रसना बनाया, अगर आधा मैं पी लूंगा आधा तुमको दे दूंगा, ठीक है। हेलो, तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी कहलाई, वॉल्यूम आधी हो गई। आधी हो गई मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, मतलब वॉल्यूम क्या कहलाई, Extensive. अच्छा। नंबर ऑफ मोल्स रसना के, सर आधे आप पियोगे आधे मैं पीऊंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा हुआ, Extensive. अच्छा। अगर मैं कहूँ टेम्परेचर, मैंने रसना अगर आधा 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 ग्लास तुमको दिया, आधा ग्लास, अब वो गर्म हो गया क्या, अरे नहीं सर दोनों के ठंडे। हेलो, हाँ sir. टेम्परेचर को आधा करने से कोई फर्क पड़ा, नहीं. टेम्परेचर टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी होगी, Intensive. अच्छा। मिठास, मैंने रसना आधा कर दिया, आधा तुम पियो आधा पियो, अब हम लोग को खट्टा मीठा आधा आधा लगेगा, अरे यार कैसी बात करो मास्टर, सेम होगा। हेलो, नहीं होगी मिठास सेम, अरे यार ये रसना को आधा, एक जग का रसना आधा एक गिलास में डाल दो, आधा दूसरी गिलास में डाल दो, मिठास बदल जाएगी। हेलो, नहीं sir. नहीं बदलेगी। तो मिठास कैसी प्रॉपर्टी हुई, Intensive. लेकिन मिठास तो नहीं लिख सकता, मिठास मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सबसे बेसिक कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हेलो, Yes sir. अब एक यहां से हिंट भी दे रहा हूं मैं, कभी भी दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव ही होता है। हेलो, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये सब लिखवा नहीं रहा, थर्मोडायनामिक्स थोड़ी पढ़ाई कायामी, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस दे दिया मैंने। हेलो, Yes sir. Yes sir. ठीक है। तो खैर बोर्ड में इन सब की जरूरत नहीं है, बस मैंने इंटेंसिव एक्सटेंसिव आपको समझा दिया, और इतना बस मैं आपको कह रहा हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने लिख लिया ना, हाँ बस। अब नेक्स्ट लाइन से इतना बस लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि फिर भूल जाओगे ना ये वाली बात। बस नेक्स्ट लाइन से ये लिख दो, इंटेंसिव का मतलब, Independent of the amount. बिल्कुल सही, बस इतना लिख लो आपको याद हो जाएगा। और एक्सटेंसिव का मतलब Dependent on amount. डिपेंड्स ऑन अमाउंट, इंग्लिश छाप लो। और बोर्ड में आपको केवल इस चीज का फायदा क्या है वो मैं समझा रहा हूं। Yes sir. हटा दूं, Yes sir. ठीक है। तो अब बात ये आई बेटा कि भाई डेल्टा जी वर्क होता है, और वर्क को फर्क पड़ता है, किससे फर्क पड़ता है, कि मुझे एक एक ठेले को धक्का मारना है कि दो ठेले को धक्का मारना है, मेरे 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 काम में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हेलो, लेकिन पोटेंशियल होता है बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन एक्सटेंसिव, चार्ज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो, इसलिए पोटेंशियल इंटेंसिव होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको केवल ऐसा एग्जांपल लिखा रहा हूं, एग्जांपल करके लिखना, कि अगर बेटा जिंक ने, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, जिंक +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और जिंक सॉलिड बनाया। हेलो हेलो, Yes sir. अगर इसका E0 x वोल्ट है, तो एग्जांपल ए करके लिखना है ना, तो टॉइस ऑफ Zn+2 +4 इलेक्ट्रॉन अगर टॉइस ऑफ Zn सॉलिड बना रहा है,
तो इसका भी ई नॉट एक्स वोल्ट ही होगा। क्यों? अरे सर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो उतना ही आएगा ना। आपने अगर ये दुगने कर दिए तो वर्क भी तो दुगना हो गया, तो पर यूनिट चार्ज के लिए उतना ही काम लगेगा, एक्स वोल्ट। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि पोटेंशियल को अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। हेलो हेलो, तुम जिंक कॉपर कपल में जिंक मोटा ले लो, ZnSO4 का सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेशन ले लो, कौनो फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल में। हेलो, पोटेंशियल उतनी ही है। हाँ, ये जरूर है कि सेल शायद ज्यादा देर तक चल ले, पर पोटेंशियल फिर भी जब तक चलेगा उतना ही देगा। हेलो, Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. श्योर। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल स्मॉल बी। अब ये वाली बात की गिब्स फ्री एनर्जी को अमाउंट से फर्क पड़ता है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी तो वर्क है और वर्क को फर्क पड़ेगा। उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूं, और ये एग्जाम्पल आपको एक्चुअली बोर्ड्स में भी काम आएगा, क्योंकि सीधा आपको एन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो लिखेंगे Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, है ना। एग्जाम्पल बी है। इसके लिए अगर डेल्टा जी रिएक्शन है, क्या है? -2f ई सेल। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे पता? अरे सर, तो हम जानते हैं 0 से +2, +2 से 0 हो रहा है ना। 2 लिए जा रहे हैं तो 2 दिए जा रहे हैं। हेलो, तो माइनस डेल्टा जी और ई नॉट ई सेल में क्या रिलेशन है? डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल। एन का वैल्यू अभी कितना है? 2। हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन, अगर ट्वाइस ऑफ Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ कॉपर गिव ट्वाइस ऑफ ए, इस केस में डेल्टा जी रिएक्शन क्या हो जाएगा? -4। क्यों? अरे यार, वर्क को तो फर्क पड़ेगा ना। तुम 2 जिंक ला रहे हो कि 1 जिंक ला रहे हो? 1 जिंक पे जितना काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 जिंक में इंटू 2, 2 2 जा 4, तो एन का वैल्यू हो गया 4। हेलो, नहीं समझ पाए? समझ गए, sir. बाकी लोगों नहीं समझ पाए? समझ गए सर। बस भैया, लिखो तो हाँ बोलो। और अब मैं आपको पर्याप्त होमवर्क दूंगा आज, और मेरी इच्छा ही होगी कि कल आप मेरे से सिर्फ डिस्कशन करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तसल्ली से अटेम्प्ट करना बेटा, है ना। बढ़िया अच्छे से सॉल्व करके तसल्ली से अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट ज़रूर करना बच्चों, वरना कोई अर्थ नहीं रह जाएगा आज की क्लास का, है ना। और न बने तो एक एक सवाल में, एक एक स्टेप में इनटू डिवाइड मैं आपके साथ करूँगा, पर बस मैं ये चाह रहा हूँ एक बार इतनी थ्योरी से आप अटेम्प्ट जरूर कर लो। हेलो, एक्चुअली जैसे मैथ्स में क्या होता है भाई, मास्टर ने एक सवाल कराया और एक सवाल आपको दे दिया, आप बढ़िया करते हो ना बैठे बैठे। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ सर। तो मास्टर ने एक सवाल दिया, कहो 20-15 मिनट मास्टर आपसे सवाल आपको टाइम दे दिया, तो वो टाइम हम क्लास का ना वेस्ट करके, आप 5 मिनट मत लो सॉल्व करने के लिए, आप 1 घंटा लो, लेकिन दिमाग जरूर मारो, है ना। बहुत कठिन नहीं होगा, बस हाँ अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। और पता है फ़ायदा क्या होगा? वो जो क्या फॉर्मूले हैं ना, याद हो जाएंगे अभी, वरना आपके मन में बहुत सारे फॉर्मूले बन गए होंगे, क्योंकि आज बहुत सारे फॉर्मूले हो गए टेक्निकली, है ना। तो अरेंज हो जाएंगे फॉर्मूले अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। एक एक सवाल मैं बताऊंगा, बस आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके आओ, और सब कुछ फेयर कॉपी में होना चाहिए। होमवर्क लिखो बच्चों। होमवर्क है बच्चों, इंटेक्स क्वेश्चन कहाँ तक दे दिया था मैंने? 1 2 3 ना। 1 2 3. हाँ, तो भैया आज अब होमवर्क मिलेगा। सॉल्व एग्जाम्पल 1 होमवर्क, सॉल्व एग्जाम्पल 2, सॉल्व एग्जाम्पल 3, और इंटेक्स क्वेश्चन 4 5 6, बस यहाँ तक होमवर्क। मतलब पेज, ये वाले पेज के इसके पहले जो भी सवाल आए हों, सॉल्व एग्जाम्पल आए हो, इंटेक्स्ट आए हो,
तो इंटेक्स क्वेश्चन 6 तक, सॉल्व एग्जाम्पल शायद 1 2 3 तक। हेलो, आगे बढ़ जाऊँ? जी सर। मास्टर 1 घंटा थोड़ी लगी है इतने सवाल करने में, ये तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन भी देख लेंगे। रुक जाओ बेटा, अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बोर्ड वाले बच्चों मत करना, बाकी बच्चों करके आना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सर 3 तक कर ली। तो 3 तक तो आपने देख लिया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, अरे तो नीचे खिसकाऊँ ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बस ठीक है जी सर। बेटा। एनसीईआरटी है ये, बाप किताब है, एक है सवाल दे। इसके लिए सीएटी कैट ना कराविए। सीएटी कैट के लिए आप लोग सीएटी कैट के लिए क्या खरीदो? बॉर्डर प्रीवियस ईयर। नहीं, अरे सीएटी कैट के लिए, हाँ चलो, बोर्ड आर्काइव्स, ठीक कह रहे हो, है ना। उसमें आपको ऐसे ही सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बाद में करना, अभी पहले चैप्टर खत्म होने दो। और एक काम करना, वैसे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि काम कम ही है बेटा, समय कल तो छुट्टी है ना, अभी क्रिसमस चल रहा है। हेलो, स्कूलों में तो छुट्टी है ना सबकी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, तो बेटा फिर होमवर्क और करना है क्या, बोर्ड आर्काइव्स भी लगा के आओ। लेकिन सर कैसे? अरे यार खोज खोज के, अब तो ये पढ़ लियो तो पता है ना ये वाले टाइप के क्वेश्चन कहाँ हैं। हेलो, और जब खुद लगाओगे ना तो समझ जाओगे, अरे सर बहुत सारे सवाल आए यार इस पे, और वो सारे सवाल सॉल्व करने हैं आपको। हाँ, एनसीईआरटी के सवाल फेयर कॉपी में करना, वो बोर्ड आर्काइव्स के सवाल किसी और कॉपी में फेयर कॉपी नहीं खराब करना, ठीक है। चलो बच्चों, बाकी चीज़ों के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए